हेलो दोस्तों, आज हम लोग निबंध को समझेंगे एकदम बेसिक से। पूरे 85 पेज हैं और आपको ये कंप्लीट कराने के तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आपको करना कैसे है। निबंध पेपर आपको मेंस में देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो किताब है वो बीपीएससी की है। आप इसको बिल्कुल भी तर्क ना अलग समझें। ये आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएल और अदर जितने भी स्टेट हैं आपको एक तर्क दे देगी कि आपको मेंस का पेपर कैसे करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। आप स्क्रॉल कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निबंध ऐसे आंतरिक रूप से चयन एवं अच्छे रैंक के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए मुख्य परीक्षा में होता है, ये आपको बता दिया। अब इसमें टॉपिक क्या है, आखिर निबंध है वो कहाँ कहाँ से आ जाता है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस विषय से आता है। तो देखिए ये मेन टॉपिक है जिसको आपको कंप्लीट करना है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा नैतिक एवं दार्शनिक निबंध, परिकल्पनात्मक निबंध, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित निबंध। चलिए आगे और देखते हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। चलिए अगला टॉपिक है वैश्वीकरण, शहरीकरण, सामाजिकरण, सांस्कृतिकरण, पंथ निरपेक्षीकरण आदि से संबंधित निबंध। आगे और देखते हैं सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद आदि से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। समाज, साहित्य, सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित निबंध देंगे। मानवीय मूल्य, मानवता एवं शिक्षा से संबंधित निबंध। पर्यावरण, प्रदूषण, पारिस्थितिक संरक्षण, आपदा प्रबंधन, ग्रीन एनर्जी एवं नवीन प्रौद्योगिकी से संबंधित निबंध आपको देखने को मिलेंगे। नारी लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वलंत मुद्दे, जैसे कि अभी जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं ना, वो सब आपको करना होगा, ये समझना होगा। ठीक है, आगे देखिए वैश्विक संगठन एवं उनके सम्मेलनों में जारी रिपोर्ट, सहमति के मुद्दे एवं नीतियों से संबंधित निबंध। समसामयिक घटना, चुनौतियां एवं समाधान से संबंधित निबंध। अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व से संबंधित निबंध। आगे देखेंगे आत्मनिर्भर भारत एवं डिजिटल इंडिया से संबंधित निबंध। अब आपको ये दो टॉपिक और देखने को मिल रहे हैं जस्ट भी थोड़ा सा, आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा है। जस्ट भी थोड़ा सा बिहार की समस्या एवं समाधान तथा संभावनाओं से संबंधित निबंध। तो आपको यहाँ पर बिहार दिख रहा है, तो ऐसे ही आपको केंद्र सरकार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब आप यूपीएससी से रिलेटेड करोगे या फिर आप यूपीपीसी से करो तो आप उत्तर प्रदेश की समस्याओं एवं समाधान, झारखंड, जो भी स्टेट है आपका, तो आपको इस तरीके से समझ लेना। आगे देखते हैं बिहार के प्रचलित, जैसे कि आप यूपी के हैं तो आपको यूपी के प्रचलित लोककथाएं और कहावतें से संबंधित निबंध। ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। चलिए इस तरीके से हम लोग पूरा अपना एक माइंडसेट बना लेते हैं कि आपको जब निबंध पेपर देना है तो आपको इतना टॉपिक तो क्लियर होनी चाहिए, और आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छे से लिख पाएँ, समझ पाएँ। चलिए आगे और देखते हैं। अब निबंध की खास सभी चीज़ समझते हैं। देखिए निबंध आधुनिक गद्य साहित्य की एक लोकप्रिय, सशक्त एवं महत्वपूर्ण विधा है। इसके माध्यम से व्यक्ति के संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक पक्ष के साथ साथ उसकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड एवं अभिक्षमता का भी पता चलता है। निबंध लेखन के क्रम में विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों, आयाम, प्रासंगिक तथ्यों, कथनों एवं संबंधित विचारों को क्रमबद्ध रूप से रोचक, प्रभावी एवं युक्ति संगत रूप से लिखना चाहिए। निबंध लेखन क्यों, ये इसको समझते। लेखन शैली में भाषा कौशल की परीक्षा होती है। ये व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, व्यवस्थित सोच, विचार एवं भावना का पता चल जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है इससे। व्यक्ति की बौद्धिक, तार्किकता, कल्पना शक्ति, दृष्टिकोण का पता चलता है। किसी विषय वस्तु को विभिन्न पक्षों में बांटकर देखने की विश्लेषणात्मक क्षमता, रचनात्मक दृष्टिकोण का परीक्षण होता है इससे। चलिए आगे देखते हैं। निबंध के माध्यम से लेखक या व्यक्ति संबंधित विषय वस्तु पर अपनी पकड़, वैचारिक स्पष्टता, व्यापक सोच, अनुभव, रचनात्मक, तारतम्यपूर्ण, प्रभावी लेखन, सूझबूझ एवं उसकी स्पष्ट व्यक्ति का परिचय देता है। तो आप जब इतनी बातें मैंने आपको बता दी तो आपको दिमाग में एक टॉपिक तो आ रहा है। जब आपको इतना सब करना और अपनी सोच, अपनी तार्किक क्षमता विकसित करनी, तो आपको एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, डेली पढ़ें। चलिए आगे देखें क्या करें क्या ना करें। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए भाषा शैली सरल एवं सुबोध करें अपनी। ठीक है, विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों को क्रमिकता से तारतम्यता बनाते हुए
लिखें, उसको सीखें। ठीक है, आगे देखिए, वाक्य विन्यास ठीक हो तथा विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग हो, तार्किक एवं संतुलित दृष्टिकोण रखें, प्रगतिशील विचारों को समर्थन एवं खुले मन का परिचय दें अपना, छोटा पैराग्राफ एवं शब्द सीमा का पालन करें, उद्धरणों, सूक्तियों में भारों का प्रयोग करें, विचारों को तथ्य एवं आंकड़ों से सपोर्ट करें, लोकतंत्र, संविधान, मानवता, नवाचार के समर्थन में हों आप। ये जब आप निबंध करते हैं तो ये सब आपके निबंध में होना चाहिए। सुंदर पठ एवं पठनीय लेखन और निबंध लेखन का अभ्यास, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब आपको करना क्या नहीं है वो देखते हैं। क्लिष्ट संस्कृत शब्द जो तत्सम शब्द उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना आपको निबंध में, संस्कृत के शब्दों का। आगे देखिए, विषयांतर विषय से भटकाव ना करें, जो पूछा है वही बताएं और किसी टॉपिक से उल्टा सीधा ना करें। शाब्दिक गलती, भाषाई त्रुटियां ना होनी चाहिए, अनावश्यक पुनरावृत्ति, बार बार एक ही लाइन लिख दी फिर से दोबारा आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रूढ़वादिता का समर्थन बिल्कुल ना करें, आतंकवादी दृष्टिकोण का समर्थन बिल्कुल ना करें, मनगढ़ंत बातें जिनका तर्क आधार न हो उन्हें न लिखें, धर्म विशेष, जाति विशेष, दल विशेष का समर्थन एवं विरोध बिल्कुल ना करें, सरकार की नीति एवं योजनाओं की सीधे सीधे आलोचना ये बिल्कुल ना करें। आगे देखिए, नकारात्मक एवं निराशावादी दृष्टिकोण का समर्थन बिल्कुल ना करें, विवादास्पद कथनों का उल्लेख ना करें। चलिए, अब आप एक काम करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको जितना समझ में आए उतना ले लें। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक स्क्रीनशॉट और ले लें। चलिए, तो निबंध लेखन जो है ऐसे राइटिंग है उसको समझते हैं और अच्छे से। निबंध लेखन का वह रूप है जिसमें किसी विषय का विचार पूर्वक एवं रोचक पद्धति से सुसंबद्ध, रचनात्मक एवं तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया जाता है। इसमें विषय वस्तु से संबंधित विचारों एवं भावों का अनुशासन पूर्वक लेखन किया जाता है। निबंध में लालित्य का गुण होना चाहिए, अर्थ निबंध में सरसता, रोचकता एवं जीवंतता हो तथा साथ ही लेखन भी सुंदर एवं पठनीय हो। ऐसा लेख लिखें कि आपको कोई पढ़ रहा है ना, कोई भी लिखा हुआ आपका, तो वो समझ ले। ठीक है, चलिए, अनुदेश, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़, चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता, रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता और विचारों को संक्षेप में युक्ति संगत और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की तरफ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। जब आपको कोई भी आपको टॉपिक मिलेगा तो आप जब अनुदेश, इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उस पर सबसे पहली नज़र होगी, सबसे पहली नज़र उसकी, जो भी आपका एग्जाम है उसकी पहली नज़र आपकी इस पर होगी, इंट्रोडक्शन पर। तो आपको इसको बहुत अच्छे से सही लिखना है। चलिए, लिखे जाने वाले विषय पर अच्छी पकड़ हो, लेखन विषय वस्तु के साथ प्रासंगिक हो, अर्थात विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों का विस्तार करें, ना कि किसी गैर प्रसंगी पक्ष का। जो पूछा वो करें। विचार रचनात्मक हो, अर्थात केवल निषेधात्मक पक्षों को ना लिखें बल्कि उस विषय के भावात्मक एवं सृजनात्मक पक्षों को भी विस्तार दें। प्रस्तुतिकरण संक्षिप्त, युक्तिसंगत एवं प्रभावी हो। युक्ति संगत का आशय कि आप जो भी लिखें उसके पीछे समुचित आधार हो, समझ रहे हो, आधार हो। स्पष्टीकरण समझेंगे। विषय वस्तु की पकड़, लिखे जाने वाले विषय की अच्छी समझ हो, मुख्य विषय का मूल भाव समझ में आ रहा हो, विस्तार से विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों की समझ हो, निबंध में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो। चलिए, प्रासंगिकता समझते। लेखन विषय वस्तु से संबंधित हो, गैर प्रासंगिक पक्षों का उल्लेख ना करें, जो लिखा जाए उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध विषय से हो। जैसे यदि निबंध का विषय समस्या प्रधान है तो फिर निबंध को लिखते समय निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। समस्या का स्वरूप के साथ देखिए, आगे और देखते हैं। समस्या का प्रभाव देखते हैं। जीवन, इसमें समझा रहा था ना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्या का कारण, समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रयास या उपाय कर सकते हैं। मतलब आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना। ये बड़ी आपकी एक सोच विकसित करेगी। जब आप लिखोगे तो उसको समझ में आएगा कि ये निष्कर्ष पे पहुंच रहा है ना, तो वो आपको एक अच्छा प्रशासनिक समझेंगे। तो आपको इसका करना पड़ेगा, निष्कर्ष जो लिखे, जो कि आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है। क्या
क्या क्या जाना चाहिए, क्या करना होगा, नए व्यवहारिक उपाय, अपना भी तर्क देके आखिर क्या कमी तो हम किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, ये सब ये बता रहा है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। नए व्यवहारिक उपाय, नवाचार भी आपको शामिल करना है। आएंगे और देखते हैं। रचनात्मक तरीके से सोचने की जो योग्यता उसको देखते हैं। विषय से संबंधित भावात्मक सनातन पक्षों को लिखना, ठीक है। पक्ष विपक्ष और फिर समन्वय की भी बताएंगे आपको। अतिवादी दृष्टिकोण से बनेंगे। नकारात्मक पक्ष के साथ साथ सकारात्मक पक्ष को भी लिखें। गुण और दोष दोनों की चर्चा करें। रवैया या प्रवृत्ति सकारात्मक, जैसे कि आप यहाँ पर नकारात्मक दे रहा, सकारात्मक दे रहा, तो आप ज़्यादातर अपना सकारात्मक ही रखें, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में ये देखा, काफ़ी दृष्टि के 100-200 इंटरव्यू काफ़ी देख रहे हो 4-5 साल से, तो आपको बता रहे इस मुताबिक। चलिए, रवैया या प्रवृत्ति सकारात्मक हो। आशावादी दृष्टिकोण रखें, चाहे समस्या जितनी भी गंभीर हो या व्यापक हो। आगे देखिए, संक्षिप्त में और समझते, व्यर्थ में विस्तार ना दें, जो है सही है उसको कर, व्यर्थ में बढ़ाओ नहीं उसको, ठीक है। आगे देखिए, एक ही बात को बार बार बदलते हुए ना लिखें। चलिए, युक्ति संगत, इसके बारे में समझते हैं। आप जो भी लिखें उसके पीछे पर्याप्त आधार हो, विचारों एवं वक्तव्यों को जो पुष्टि या सत्यापन हेतु तथ्य में आंकड़ों का जो प्रयोग कर रहे हैं। यदि जल का संकट पर कोई निबंध हो, ठीक है, तो फिर धरती पर शुद्ध जल की उपलब्धता की मात्रा, जल जीवन मिशन, कैच द रेन अभियान, जल दूत ऐप, हाल ही में जल संकट से संबंधित प्रकाशित रिपोर्ट आदि का भी उल्लेख करें। यदि कोई आर्थिक मुद्दे से संबंधित निबंध हो तो वहाँ अपेक्षित नवीनतम आंकड़े एवं रिपोर्ट आदि का उल्लेख करें। बिहार एवं जनसंख्या बहुमूल्य वाला राज्य है, ऐसे आप यूपी वाला कर सकते हो, ठीक है, यूपी का। इसकी पुष्टि हेतु भारत के जनसंख्या घनत्व से बिहार के जनसंख्या घनत्व से तुलना करो। अब पूरे भारत का वहाँ से आप उत्तर प्रदेश का कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ या तो कुछ आधारों पर किसी मत को सिद्ध करें या किसी स्वीकृत तथ्य या अवधारणा के आधार पर अन्य पक्षों को निगमित करें। प्रभावी तरीका, प्रभावी बनाने के लिए विद्वानों के मंतव्य, कविताओं, सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उद्धरणों का प्रयोग करना चाहिए। क्रमबद्धता में तारतम्यता का होना आवश्यक है। संस्कृत निष्ठ भाषा ना हो, संस्कृत वाली भाषा नहीं हो, कहने का मतलब तत्सम जो शब्द होते हैं संस्कृत के वो यूज ना हो उस पर। उर्दू के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों, उर्दू का कर सकते हैं पर संस्कृत का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रभावी शब्द एवं सारगामित विचारों से निबंध को जोड़ें, व्यापक फलक प्रदान करें। निबंध का चयन, लगभग 5 मिनट का समय दें निबंध को चयन करने के। जैसे कि निबंध आ गए तो आप जल्दी से करना, ऐसा नहीं करना, आपको सोचना समझना, कम से कम 5 मिनट का समय दें। सारे निबंधों को बारीक से पढ़ें, निबंधों के अंग्रेजी अनुवाद को भी पढ़ें। जिस क्षेत्र या विषय पर आपकी विशेष पकड़ हो, जिससे मिलते जुलते निबंध लेखन का अभ्यास आपने किया हो, या जिस क्षेत्र से आप अभिरुचि रखते हैं उस क्षेत्र विशेष की विषय वस्तु से संबंधित निबंध का चयन कर सकते हैं। चयन करने के बाद कॉपी में निबंध के शीर्षक को लिखें, ठीक है। चयन, जैसे कि आपने निबंध चयन किया, ठीक है, तो निबंध चयन करने के बाद आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक आपके 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इस तरीके से। आपको 2 वर्ष हो वो बहुत ही बेटर होगा। चयन के उपरांत रफ कार्य करें, जैसे कि चयन कर लिया तो आपको पीछे पेज मिल जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको अपने निबंध को 3 भागों में डिवाइड करना है। जैसे कि आपको प्रस्तावना, फिर मध्य भाग या विभिन्न पक्ष, फिर उपसंहार, निष्संहार, इसको निष्कर्ष बोलते हैं, उपसंहार को निष्कर्ष। तो आपका पूरा निबंध आपके इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग आरंभ या प्रस्तावना को समझेंगे, ये कैसे करना है। निबंध का आरंभ आप किसी उद्धरण से, किसी घटना के संक्षिप्त विवरण से, निबंध के विषय की प्रासंगिकता से, या निबंध के मूल भाव के विपरीत स्थिति से, या शीर्षक के महत्वपूर्ण शब्द की व्याख्या से शुरू कर सकते हैं। निबंध की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि पाठक या श्रोता में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। प्रस्तावना लगभग 8 से 10 लाइन की होनी चाहिए। प्रस्तावना का आकर्षक होनी चाहिए, जो प्रस्तावना वो आपकी आकर्षक होनी चाहिए, और शीर्षक भी आपका आकर्षित होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर आप कह रहा है ये कि आप जो आपको निबंध बनाया है वहाँ से आप कर सकते हो, या किसी घटना से कर सकते हो, या किसी उद्धरण से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना टॉपिक, आपको इतना हिंट दे रहे हैं। चलिए आगे और देखते हैं। मध्य भाग, मध्य भाग के विस्तार हेतु प्रारंभ ही रफ वर्क करें, रफ वर्क कर ले पहले पीछे, तब आपको लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। विभिन्न विचारों, तथ्यों एवं बिंदुओं का संक्षेप में उल्लेख करें। लिखते वक्त उन
इन विचार रूप बिंदुओं को क्रमिकता पूर्वक अनुशासन के साथ विस्तार दें। अब आपको निष्कर्ष उपसंहार करना। मौलिक, संतुलित, व्यवहारिक, रचनात्मक, संदेश उन्मुखी, भविष्य उन्मुखी एवं आशावाद से ओतप्रोत होनी चाहिए। तानाशाह की तरह एक तरफा निर्णय या अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं लिखनी आपको। निष्कर्ष में नैतिकता, जनहितकारिता एवं प्रजातंत्र के मूल्य के रूप में भाव होना चाहिए। इसमें एक वर्ष दिया जनहितकारिता। आपको एक शासन में जाना तो आपको अच्छा हित करना है, तो ये आपको करना होगा निष्कर्ष में। अच्छा, पॉजिटिविटी जो आपकी है, आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, निष्कर्ष कैसे पहुंच सकते हो, तो वो आपको करना है। ठीक है, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं धरना है, सब ज़्यादातर आपको जो पॉजिटिव है वो रखना है। चलिए आगे। अंत में लिखे गए निबंध को गौर से पढ़ें तथा वर्तनी जो आप गलती कर दे, तो वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस वाले होते, तो अपने शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लें, देख लें, गलती नहीं चाहिए। शब्दों, तथ्य, तर्क आदि में कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार कर ले लास्ट में। खासकर आपको आगे के 4-5 पेज, लास्ट के भी बहुत देखते हैं, क्यों जानते हैं वो आगे के आप सही लिखते हो, पीछे के भी आपको सही लिखने हैं। और देखते हैं संभावित निबंध। अब यहाँ पर संभावित निबंध, ज़्यादातर निबंध कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सब आपको समझ में आएगा। देखिए पहला निबंध है, नारी का सौंदर्य आभूषणों से नहीं सौम्य गुणों से होता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी से बढ़ता हुआ आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, दशा एवं दिशा, लिंग समानता स्थापना के उपाय एवं नवाचार, भारत में जेंडर न्यूट्रलिटी, लिंग तटस्थता की मांग, समानता या न्याय आयाम, ये सब आपको देखने को मिलेगा। नई शिक्षा नीति, चुनौतियां एवं संभावनाएं, मूल शिक्षा ही भावी जीवन की नींव है। ये ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आगे और टॉपिक देखते हैं। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास एवं चरित्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका, जल है तो कल है, जल जीवन मिशन, विकास एवं जीवन का आधार, नदी जोड़ो परियोजना, चुनौती एवं समाधान, समावेशी विकास, चुनौती एवं समाधान, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय का आधार, भारत की सामाजिक संस्कृति एवं उभरती चुनौतियाँ। तो इस तरीके से आपको चुनौती के वाले क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे और आपको उनको सॉल्व करना है, निष्कर्ष तक पहुँचना है। भारत में न्यायिक चुनौती में सुधार, ये हो गया समाधान वाला। अब आगे देखिए, विज्ञान एवं धर्म, परस्पर विरोध या पूरकता, कृत्रिम बुद्धि भविष्य का द्वार या संकट, जैसे कि अभी एआई ज़्यादा एआई से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए, जैसे कृत्रिम बुद्धि दोधारी तलवार, परमात्मा में ही मानव जीवन की सार्थकता है, दूरदर्शिता एवं समय के अनुसार परिवर्तन ही सफलता का आधार है, रचनात्मक चिंतन सफलता का प्रथम सोपान है, मूल्यपूर्ण जीवन ही सार्थक जीवन है, कर्म करें फल की चिंता ना करें, ये आपको देखने को मिल रहा है, गीता का उपदेश है, विवेक एवं सदसंगति सार्थक जीवन का आधार है, विवेक सत्य को खोज निकालता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आगे और देखते टॉपिक्स। धैर्य, आशा एवं निरंतर श्रम सफलता की कुंजी, कृषि, अर्थव्यवस्था, नवाचार एवं नवीन प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, ये सब आपको 27 टॉपिक देखने को मिलेगा। काफ़ी टॉपिक्स हैं, चलो हम लोग एक एक करके पढ़ते चलते, तो आप इसको नोट कर लें और इस पर आप निबंध लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और आप अगर निबंध लिखना चाहते हो और आप चेक कराना चाहते हैं, तो हमारी टीम है, 2-3 सर है, मैम है, तो उनके साथ आप वहाँ पर टेलीग्राम पर आप सेंड कर देना, वहाँ पर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। चलिए, तो 28 टॉपिक है, किसान समृद्धि में पोषण सुरक्षा में श्री अन्न की भूमिका, आगे जीवन में मध्यम वर्ग सफलता की कुंजी, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की भूमिका, लोकतंत्र में मूल्यों की आवश्यकता, आगे लिखेंगे एक नैतिक मूल्य आधारित समाज वर्तमान की आवश्यकता, साक्षरता मानव विकास की आधारशिला, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाएं, गांधी जी ने ये कहा था। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकते इस टॉपिक्स पर निबंध, तो आप इसको कंप्लीट कर लें। आगे और देखते हैं, भावी भारत के निर्माण में बुद्धिजीवियों की भूमिका, भारत में सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक, उपभोक्तावादी संस्कृति विनाश का आमंत्रण पत्र। आगे और देखते हैं, अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू, साधन बीज और साध्य वृक्ष स्वरूप हैं, कर्तव्यों के संसार में अधिकार सुरक्षित रहते हैं, महात्मा गांधी के वर्तमान कालीन प्रासंगिकता। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और हम लोग समझते हैं, एक एक टॉपिक को समझेंगे
और आप इसको करना। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज प्रशासन के समक्ष उभरती हुई नई चुनौतियाँ एवं उनका समाधान। शासन में नैतिकता को बढ़ावा देने के उपाय एवं चुनौतियाँ। सुशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं सुधार का आधार। संवैधानिक मूल्य स्वस्थ लोकतंत्र के सारा तत्व हैं। वैश्विक शासन वर्तमान एवं भविष्य। मनुष्य देवतत्व एवं पशु तत्व के बीच की कड़ी। सामाजिक विघटन कारण स्वरूप एवं निदान। इस तरीके से अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि ये जो एक टॉपिक दिया है सामाजिक विघटन, यहाँ पर आपको कारण स्वरूप एवं निदान दिया है। मतलब निदान नीचे आपको निष्कर्ष, मतलब ये निधान का अर्थ ही है। और जिसमें नहीं दिया फिर भी आपको निष्कर्ष तक पहुँचा देना उसको, ठीक है। आगे देखिए, मानव पूंजी एवं सामाजिक पूंजी स्वस्थ जीवन का आधार। कौशल रहित जनसंख्या की वास्तविक समस्या। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो आप क्या करते, ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे देखते हैं, यदि मैं वैज्ञानिक होता तो इस तरीके से आपको करके रख लेना सब कुछ। पर्यावरण विकास एवं विस्थापन आपको समझ लेना। प्राकृतिक एवं मानवता के बीच संबंध, दशा एवं दिशा आपको समझना। जलवायु परिवर्तन एवं कृषि, ग्लोबल वार्मिंग एवं वैश्विक संगठन। और इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो इश्यू, जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन प्रयास एवं चुनौतियाँ, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। तो ये इस तरीके से आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ये आपके 61 टॉपिक हो गए हैं। अगर आप इस 61 टॉपिक को कर लेंगे तो आपको जो भी निबंध मिलेगा वो आप अच्छे से कर सकते हो। तो आप इन टॉपिक्स को लिख सकते हो। और भी टॉपिक्स हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स करेंगे, एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए, एक एक टॉपिक सभी करेंगे। सोशल मीडिया, निजता का अधिकार, नियंत्रण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लोकतंत्र में मीडिया की बदलती भूमिका। आवश्यकता आविष्कार की जननी। अपने आप में प्रकाश बने, आत्मदीपो भव। आगे देखते हैं, क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है। इस तरीके से आपको टॉपिक मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम करके बड़ा कर दे इसको। चलिए, विज्ञान की प्रकृति में मानवीय मूल्यों का ह्रास। आधुनिक जीवन शैली में खेल एवं योग का स्थान। समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय का विचार, परस्पर अर्थ संवर्धित। तो इस तरीके से आपको शब्द देखने मिलेंगे। इस शब्द को आपको समझना है, टाइप करके गूगल पर, तो आपको इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे। और आपको जो भी शब्द समझ में आए तो वो आप इसको पहले से ही कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि आखिर ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या निकालना है, पहले से ही देख लें। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं पुराने ओल्ड पेपर के तो वो भी इसी चैनल पर करा देंगे। अतीत के अंधानुकरण एवं पूर्णतः विरुद्ध दोनों अनुचित। सहकारी संघवाद मिथक अथवा यथार्थ। आगे देखते हैं, गांव को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका में चुनौतियाँ। डिजिटल अर्थव्यवस्था समतावादी या आर्थिक अक्षमता का स्रोत। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड और डिजिटल फास्टिंग वर्तमान की चर्चित अवधारणा। नकदी रहित अर्थव्यवस्था, कैशलेस इकोनॉमी, समानता एवं मुद्दे में चुनौतियाँ। इस सबको आपको करना है। इस तरीके से ये अभी जो टॉपिक बहुत ही चर्चा में चला था डिजिटल वाला, तो ये आपको कंप्लीट करके रख लेना निबंध। धरती के नीचे जड़ें की शाखाओं को फलदार बनाने के लिए किसी पारितोषिक दबाव का नहीं करती। ये टॉपिक है पूरा, आप इसको एक बार पढ़ लें। चलिए, आगे दूसरी देखते हैं, सभी भटकने वाले। जस्ट पे थोड़ा सा ये क्या हो गया, जस्ट पे थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं, सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। आत्मनिर्भर भारत, संभावना, चुनौतियां में समाधान। रक्षा क्षेत्र में भारत की उभरती भूमिका, आयातक से निर्यातक का सफर। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की महाशक्ति बनने की संभावना में चुनौतियाँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 वर्षों की उपलब्धियाँ, आगे की राह, ये सब आपको देखने को मिल सकती हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन, भविष्य की नई चुनौतियाँ। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, ना कि दर्पण। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं नैतिक चुनाव, लोकतंत्र का आधार। ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव हो रहे तो ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करके रख लेना। कैसे करना है वो भी आपको इसी वीडियो में या अगले वीडियो में मिल सकता है। अगले वीडियो में भी मिलेगा, वो हम अलग अलग से टॉपिक एक एक करके पूरा का पूरा एक एक वीडियो एक एक टॉपिक भी बनाएंगे। इसमें पूरा का पूरा करा देंगे। इसमें आपको बहुत सारे निबंध देखने को मिलेंगे, तो आप लोग बने रहें, ठीक है। आपको ये चैनल, ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब करें,
शेयर सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित व ज्ञान से संचालित होता है। क्या आधुनिक जीवन शैली शांति एवं विकास के दीर्घकालिक समाधान देता है? एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा है भारतीय समाज, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी और जलवायु परिवर्तन से लड़ाई विकासशील देशों के लिए एक चुनौती। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा, आधार संभावनाएं एवं चुनौतियां, सहिष्णुता राष्ट्रीय एकता की कुंजी, नव प्रवर्तन नवाचार आर्थिक समृद्धि सामाजिक कल्याण का निर्धारक, सांप्रदायिकता का बढ़ता दायरा राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए चुनौती, नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती, क्या मृत्युदंड बढ़ते घृणित अपराधों पर लगाम हेतु अप्रवाह है, छठी अनुसूची एवं लद्दाख का मुद्दा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चला, तो इसको आप कंप्लीट कर लें। जो लोग अतीत से सबक नहीं लेते वो इसे दोहराने का अपराध करते हैं। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए तो वह होता ही नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। ये यूपीएससी में पूछा गया। जितने भी आपको जो हमने बोले हैं ना, ऊपर भी नीचे भी, हम कह रहे हैं आने की संभावना, ये आ भी चुके हैं काफ़ी। ठीक है, तो आप ये ना सोचें ये आपको यूपीपीसीएस में मिल हैं, यूपीएससी में, ठीक है, आरएस में, और ये बीपीएस, बहुत सारे जितने हैं, ये जो टॉपिक जितने हैं ना, ये सब आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। तो आप इनको देखते चलें, कंप्लीट करते चलें, लिखते चलें, कैसे भी स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, चलिए। बिहार में बाढ़ कारण स्वरूप एवं निदान, या फिर यूपी में बाढ़ कारण स्वरूप एवं निदान, कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर दिल्ली वगैरह में इस तरीके से आपको वहाँ पोल्यूशन होता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। देश की राजधानी, इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को पहले से। जल जीवन हरियाली मिशन, दशा एवं दिशा, बिहार में पर्यटन संभावना चुनौतियां समाधान, 7 निश्चय योजना, बिहार को आत्मनिर्भर सक्षम स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने में भूमिका, जैसे कि एमपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। ठीक है, बिहार में महिला शक्तिकरण किए जा रहे प्रयास एवं नवाचार की संभावना, बिहार की गौरवशाली परंपरा संरक्षण के उपाय, बिहार के लोकतंत्र के जीवन का संदेश समाहित, जैसे कि भारत का ही पूछ ले कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करके रख लेना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में बिहार के कवियों की भूमिका, बिहार की प्रमुख सामाजिक समस्या कार्य एवं निदान, बिहार में सामाजिक आर्थिक सुधार कार्यों की दिशा एवं नवाचार की संभावना। तो ये बिहार करा, आप यहाँ पर अपने स्टेट या किसी भी स्टेट का लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अगला देखते हैं। चुनौतियों में समाधान ये हो गया। बिहार में विकास की सम्मानित चुनौती समाधान, विकास का आदर्श मतलब कैसा हो, ये सब आपको देख कैसा हो ये सब। बिहार में शराबबंदी चुनौतियों में समाधान, बिहार में शिक्षा अधिकार अधिनियम क्रियान्वयन की चुनौतियों में समाधान, बिहार का आम बजट, और ये आम बजट वाला जो टॉपिक है वो हर जो भी आपके राज्य है, पहले अपने भारत का कर लो, इंडिया कर लो, उसके बाद आपका जो राज्य है वो कर लो। ठीक है, लक्ष्य एवं चुनौतियाँ ये आपको करके रख लेना। बिहार में स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का जो टॉपिक है ये आपको कंप्लीट करके रख लेना। आज़ादी के 75 वर्ष वाला ये भी आपको कंप्लीट करके रख लेना। बिहार में खेल संस्कृति विकास, ये भी आपको रख लेना। युवा बुद्धिजीवी को नए बिहार का निर्माण, तो आपको उत्तर प्रदेश का एमपीपीसीएस का ये भी जो भी टॉपिक है आपको जो भी कर लेना, आपको नए बिहार के संकलन में ये सब करना। अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, अब जैसे कि मैंने प्रधानमंत्री को बताया तो आपको मुख्यमंत्री वाला भी करके रख लेना, राज्यपाल अलग करके रख लेना। ठीक है, बिहार के फिल्म में संगीत दशा और दिशा आपको ये कर लेना। चलिए, अब जैसे कि इतना टॉपिक हो, 120 निबंध के टॉपिक्स आपको देखने को मिले। अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स देखते हैं अलग, जैसे कि बिहार की प्रमुख कहावतें एवं लोकोक्तियों से संबंधित निबंध। तो जो भी आपको ये दिख रहे हैं ये बिहार के हैं दोस्तों। ठीक है, ये बिहार की हैं, तो आप लोग इसका हम यहाँ पर 10-15 बता देंगे, फिर आप आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। भोज गड़ी कोहड़ा, भोज के समय कोहड़ा रोपना, ये सब। आग लगी तो कुआं खोदना, ना खेला ना खेले देव, ना कहते हैं ना खेलेगा ना खेलने देगा, यही सब, ये सब कहावतें और लोकोक्तियाँ। का वर्षा जब कृषि सुखानी, जैसी करनी वैसी बननी, ये तो सब नॉर्मल मान लेते हैं। चलो, अब ये देखने को मिल रहा है तो आपको सोच रहे हैं तो कहीं पर भी कैसा भी हो जाता है, तो हम लोग पूरा कर लेते, देखते हैं पहला कितना है, तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलने, तो आप देख सकते हैं इतना सा, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग जानते ही हैं इतना ऐसे।
और मुहावरे लोग कहते हैं। तो हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में से एक पर आपको 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो आपको 100 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको एक टॉपिक दिया, तो क्या आप 700-800 शब्दों में एक निबंध को लिख पाओगे? तो हम लोग एक एक करके टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। ये लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। तो आपको इसमें निबंध कैसे लिखना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही ये नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। क्या साहित्य? आगे तीसरा देखते हैं टॉपिक, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्कृष्टता से अवश्य उत्तम है। कर्म निष्कृष्टता से अवश्य उत्तम। पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूरा का पूरा अपना माइंडसेट बनाएं और 3 भागों में डिवाइड करें, प्रस्तावना, मध्य भाग और निष्कर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती या सत्य को उद्घाटित करती है। तो इस तरीके से आपको एक टॉपिक लेना, एक ही टॉपिक लेना होता है और एक टॉपिक को 700 या 800, 750 के बीच में आपको लिख देना शब्दों में, ठीक है। तो आपको एक टॉपिक कौन सा सही लग रहा है? मुझे तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक सही लग रहा है। आपको कौन सा टॉपिक सही लग रहा है तो आप अपना निबंध लिखकर मुझे टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ सेंड करें, या आप टेलीग्राम पे ग्रुप पर ही करें, ठीक है। 2 ग्रुप हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आगे देखिए, सेक्शन दूसरे में हम देखेंगे, खंड दूसरे में हम लोग देखेंगे, फिर से आता है वैसे ही क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर फिर से टॉपिक मिलते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है, हम इतिहास निर्माता नहीं है बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्वगामी में बदल दिया है। विचार जीवन का आधार है। कोविड के बाद बदलाव मांगती शिक्षा। तो आपको कौन सा टॉपिक सही लगता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। ये हमारे चारों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं, तो आप किसी में भी लिख सकते हो। चलिए अब हमारा खंड तीसरा आता है। तो इसमें आपको फिर से वही, जैसे कि पहला दे रहा है, धर्म के बिना विज्ञान नाडंगर है। 6 विज्ञान के बिना धर्म अनहर 6। अब ये तो फिर से अजीब सा वर्ड्स आ गए, तो आप कोई बात नहीं, आपको और देख लेना है। पानी में मछलियाँ, नूनो कुटिया बखरा। अब जैसे कि ये जो हमने अभी कही थी कहावत वगैरह, तो ऐसे ही आप जब पेपर देने जाएं तो अपना पूरा करके जाएं, ठीक है। वो सब यूपी बिहार की थी, जैसे कि यूपी की, वो बिहार की थी, तो आपको यूपी के बिहार के दोनों मिक्स ही होता है लैंग्वेज, ठीक है। वो सब तो आपको करके ही जाएँ। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बहुत ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इसका अर्थ समझ के पहले ही जाएँ, नहीं तो आपको यहाँ पर कितने नंबर, 100 नंबर गवा दोगे, 100 नंबर आपके चले जाएंगे। तो आपको ये करके जाएँ। अब यहाँ पर आपको कौन सा सही लग रहा है? मुझे तो ये वाला टॉपिक सही लग रहा है। आपको कौन सा सही लग रहा है और आप लिखना चाहते हैं तो फिर से सेंड करना मुझे टेलीग्राम पर, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन की सार्थकता, मूल श्रेष्ठ क्रम, लोक कल्याण, परोपकार। ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो महान पुरुष, लेखक, अच्छे लोगों ने जो बात कही है। जैसे कि मैथिली शरद गुप्ता, ये एक महाकवि हैं, तो इनके बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसे हमारे जो महान लोग हैं उनके बारे में टॉपिक्स जो आप लिखना चाहें, समझना चाहें, ऐसे टॉपिक आप जब प्रशासन में जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से जो लाइन है, जो वर्ड्स मोटिवेशन का कुछ इनकी बातें कही है, उनको आपको दिमाग में फिट करके रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। जैसे कि मनुष्य के ऊपर आ गया तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो ना। चलिए तो हम लोग एक एक टॉपिक कर समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए प्रत्येक कदम एवं स्तर पर उसे एक दूसरे के सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता होती है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति क्या है कि आप ही आपके लिए चरें, अपना काम अपने के लिए। आपको ऐसा बनना है जो कि आप दूसरे समाज के लिए भी कुछ कर पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही है और आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और आप इसको अपने दिमाग में बैठा लें, लिख लें और इसको याद कर लें। इतना बात आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। आगे जो गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानव जीवन को सार्थकता, परोपकार रूपी श्रेष्ठ क्रम में ही देखा है उन्होंने, और कहा है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, इस तरीके से उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया। आगे हम लोग और बढ़ते चलते हैं और जल्दी जल्दी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। खलो को कहीं भी नहीं स्वर्ग, भलों के लिए तो यही स्वर्ग है। सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यत्व की मुक्ति का द्वार है। नहीं स्वर्ग कोई धरावर्ग है, जहाँ स्वर्ग का अभाव है स्वर्ग है। सदाचार ही गौरवगार है, मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है। ये मैथी सर ने कहा, बहुत ही अच्छी बात कही है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा पढ़कर इसके। सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता, है ना। वृक्ष कबू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमात्मा के कारण साधु धरा सरी। ये सब आपको पहले से पता होगी और आई होप ये बहुत ही अच्छा और आप ये सब आपको याद हो पहले से। यो रहीम सुख होत उपकारी के संग बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी के रंग। परिहित वश जिनके मन माही, तिनु कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाई। सकल पदार्थ है जग माय, कर्महीन न नर पावत नाई। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। और ये अब लोग हम यहाँ पर आते हैं और ये बात कहिए, यह यहाँ दुनिया दुर्जनों की दुष्टता की वजह से उतनी पीड़ित नहीं है जितनी सज्जनों की निष्क्रियता के मारे पीड़ित है। ये रोमियो रोला ने कहा है। तो आप कहीं मतलब जो कि अभी इधर उधर युद्ध वगैरह होता है, आप इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लिख कर आया इन्होंने, लिखा है। और बुद्ध जी का लिख सकते हैं, सोचो विचारो विश्लेषण करो, खोजो पाओ अपने अनुभवों से, तब स्वीकार करो। मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरे प्रति आदर दिखाने के लिए मत स्वीकार करो। यदि आपको ठीक नहीं लगे तो उसे अस्वीकार कर दो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि हम लोग किसी के दबाव में आ जाते हैं और उसको गलत बात को सही कर लेते। आप जो सही है उसको स्वीकार करो, ये बुद्ध जी ने कहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही और आप इसको कर सकते हो कि अगर आप इस तरीके से कहोगे ना, तो अगर कोई भी, क्योंकि प्रशासन में हम लोग डर जाते किसी बड़े अधिकारी से या कुछ, तो हम लोग ऐसे डरना नहीं है एकदम। जब आप ऐसे ऐसे मोटिवेशन का लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए, और हम लोग देखते हैं, अज्ञात ने कहा है, किसी के पीछे मत चलिए लेकिन सीखिए सबसे। चलना नहीं है, बस सीखना है आपको। ठीक है, सीखना है। अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है, आपको नींद आ जाती है, तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो इसलिए अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपने देखा तो आप तुरंत उसको न्याय दिलाएं, आप उसकी मदद करें। ये कहा है शिव खेड़ा ने। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना ही दोषी नहीं जितना उसे सहन करने वाला है। लोकमान्य तिलक इन्होंने कहा है, कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उसे परंपरा से सहते जाएं। प्रेमचंद ने कहा है, जैसे कि पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, तो इससे कितने लोगों की, महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो और हमारा देश ही कितने गुलामी की जंजीरों में निकला था। तो ये बात प्रेमचंद ने कही है, कोई अन्याय केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकता कि लोग उससे परंपरा से सहते हैं। ये प्रथाएं महिलाएं के में ज़्यादा पहले देखेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता था। तो अब महिलाएं के ऊपर अगर आए तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये प्रेमचंद की बात है। चलिए, केवल यह काफ़ी नहीं है कि सीधे तौर पर झूठ बोलने से बचाया जाए, वरन चाहिए कि चुप रहकर या इनकार करके भी झूठ को न छुपाया जाए। ये टॉय ने कहा है, कट्टरपन और असहिष्णुता सत्यान्वेषण में बाधक तो होती है, परंतु वे जिस पक्ष का समर्थन करते उसी में हानि पहुंचाती है। गांधी जी ने कहा, बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्र कर्तव्य है। ये भी सही है। आगे और देखते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, इसलिए सबसे पहले मनुष्य के कर्म देखो। जॉन लॉक, निजी संपत्ति अपने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई उसके अर्जन के प्रति अंधी दौड़ में छिपी है। संपत्ति को बटोरना, भौतिक सुविधाओं को अपने ऊपर इतना हावी कर लेना, सत्य, विवेक, ईश्वर प्रेम सब उसके नीचे दब जाए, ये बुरी बात है। ये ऑगस्टिन ने कहा, तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही और ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेना। आगे देखते हैं, सदाचार के आधार पर लोकाचार बनता है और लोकाचार हमेशा सदाचार हो ऐसा जरूरी नहीं है। लोकाचार की स्थापना जिस पे थोड़ा सा सदाचार पर होना जरूरी है, लेकिन प्रत्येक लोकाचार सदाचार नहीं होता। सदाचार नहीं होता तो लोकाचार के सदाचार का रूप धारण कर लेता है, इसलिए लोकाचार के विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ता है। डॉक्टर छगन मोहता ने कहा इसको, जिस पे थोड़ा सा वेस्ट और करते हैं हम लोग। अशांति की जड़ें, अब यहाँ पर कुछ टॉपिक और दिए गए हैं।
जैसे कि अशांति की जड़ है, जनता की दुर्बलता है, संतों की वाक विलासिता है, दर्जनों की मुखरता है, महाजनों की अर्थ लोलुपता है, शासकों की सत्ता विपाशा एवं स्वार्थवादिता है, सज्जनों का मौन निष्क्रियता एवं शीतलता है। न्याय समाज कैसे बनाए, जो नया समाज, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा पर आज ही कंप्लीट करना है, तो आप लोग बने रहे दोस्तों। थोड़ा सा गलती प्रॉब्लम हो रही है, उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लें। चलिए, सामंतवादी संस्कार, पूंजीवादी रहन सहन, समाजवादी नारों और जो क्रांतिकारी घोषणाओं से, तो जैसे कि नया समाज है वो आपको कैसे बनाना, तो आपके पास इतना टॉपिक होना चाहिए, जैसे कि तंत्र टिकता है, दल जीतता है, धार्मिक प्रभावी होता है, और लोक नहीं, दिल नहीं, धर्म नहीं, ये सब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया नया समाज कैसे बनाए। ठीक है, तो आप लोग ये वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस तरीके से पूंजीवादी रहन सहन, समाजवादी नारों और क्रांतिकारी घोषणाओं से, तो हम लोग थोड़ा और आगे समझते, तो आई होप आपको फिर से समझ में आए। जैसे कि पारिवारिक परिवेश, सामाजिक शिष्टाचार, आर्थिक व्यवस्था, अभिजात संस्कृति में बुनियादी परिवर्तन हुए बिना नए समाज कैसे बनेगा, तो अंत विरोधों से अशांति पैदा होती है। तो ये टॉपिक जो पॉइंट का है यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जीवन की दृष्टि, जैसे कि यहाँ पर कहा है, विचार का बीज बोकर कार्य पैदा करें, कार्य का बीज बोकर स्वभाव पैदा करें, स्वभाव का बीज बोकर चरित्र पैदा करें, चरित्र का बीज बोकर स्वभाव की फसल तैयार करें, जिससे सत्य चित्त आनंद फले, शांति की बयार चले। महाजनों येन गत सपंथ, अर्थात महान लोग जिस पथ पर चले हम भी उसी श्रेष्ठ पथ का अनुसरण करना चाहिए। जीवन में जब निर्णय लेने में कठिनाई हो या द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो तो उस समय इस कथन को याद करते हुए हम तदनुरूप आचरण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कथन कहा है, हमने इसको समझेंगे। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए हैं, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में बदल गए हैं, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ये आपको बिल्कुल याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है, आपको जो लाइंस हैं, ये हर एक फील्ड में आपको काम आ जाएंगे। हर एक फील्ड में जो भी आपको टॉपिक्स बताए थे 120 ऊपर, वो सब में, और ये पढ़कर ही हर किसी के अंदर एक जुनून मोटिवेशन आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक जीवन शैली ने मानव के आत्मिक उत्थान की वजह से यंत्रवत जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भौतिक संसाधनों की बहुलता होते हुए भी जीवन में परेशानियां हैं, शांति के एवं आत्मिक आनंद की कमी है। मूल विहीन भौतिक प्रगति का दुष्परिणाम यह हुआ है कि अर्थ और काम की प्राप्ति होते समाज का नया वर्ग नकारात्मक साधनों का प्रयोग कर रहा है। सब कुछ होते हुए नकारात्मक नेगेटिव के अंदर घुसता जा रहा है। कैसे, ओके, क्या हो रहा है ये समझते फिर से। कुपथ कुपथ रथ दौड़ता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से धृति उपदेश वह है। मूर्त दम्भ गढ़ने उठता है, शील विनय परिभाषा, मृत्यु रक्त मुख से देता जन को जीवन की आशा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा है, तो इसको भी आप याद कर लेना। जैसे कि अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा आपको एक आपकी जो छवि है एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छी पड़ेगी अगर सोशल मीडिया, ये आप कर लेना, ठीक, लिख लेना। चलिए आगे देखते हैं। राजनीति में फैली अंधेरगर्दी और भ्रष्टाचार को लक्ष्य करके आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लिखा था, ऊपर भी जाते जो पीने वाले हैं। असतोष वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हो सकता है, राजनीति के ऊपर हो सकता है, दोनों ही पर ही बहुत ही अच्छा बैठ रहेगा। अस्तो माँ सदगम है, तमसो माँ ज्योतिगम है, मृत्यु में अमृतगम है। जो अस्तो माँ सदगम आपने अपने स्कूलों कॉलेज में देखा होगा, और काफ़ी अच्छा ये जो मुझे वर्ड्स लगता है, तो आप इसको लिख लें, जो कि हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, 65 वर्ष के होते हैं, वो लोग आपकी काफ़ी चेक करते हैं, तो ये बातें उनकी दिमाग में आएंगी। जैसे ही आप ये वर्ड्स लिखोगे ना, तो उनको समझ में, अरे वाह कितना पुराना, और ये बहुत ही अच्छा अर्थ देता है, जो कि हमारे उपनिषद से। तो आपको ये वाला टॉपिक, ये पॉइंट है जो आपको याद रख लेना है। चलिए, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो, ये इसका अर्थ है, इस वाले का ये अर्थ है। ठीक है, चलिए
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें दोस्तों। चलिए आगे हम देखेंगे दुष्यंत कुमार ने क्या कहा है। कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। कहते हैं ना, जैसे कि आपको कुछ जैसे कि मोटिवेशन से या युवाओं से या बेरोजगारी से या कुछ भी ऐसा टॉपिक मिलता है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा आपके ऊपर दवा, बहुत ही अच्छी छवि पड़ेगी ये इसके ऊपर, एग्जामर के ऊपर आपकी। ठीक है, तो आशा है कि मन लगाकर कार्य करने से कठिन कार्य भी सफलता मिल सकती है, तो मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवन में केवल मानसिक कल्पना मात्र से लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती, बल्कि उसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। किसी ने ठीक ही कहा है, यो तो सपनों की तस्वीर हर कोई सजाता है, यो तो सपनों की तस्वीर हर कोई सजाता है, सफलता उसी को मिलती है जो पत्थर पर लकीर बनाता है, जो पत्थर पर लकीर बनाता है। वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा बात कही है, और ऐसे आपको लाने आपको याद करके रख लेनी है। आगे और देखते हैं चाणक्य नीति के जो टॉपिक्स पॉइंट्स हैं जो वो भी आपको कुछ करके जाना इम्पोर्टेंट। अभी से याद करोगे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे और आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको बाकियों से बेहतर बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यशा न विद्या न तपो न दान, ज्ञान न शील न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ये कहा है चाणक्य ने। तो चाणक्य नीति में कहा है, उन्होंने कहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसका अर्थ समझते हैं। अर्थात जिन लोगों के पास विद्या तप दान शील गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग धरती के लिए भार है और मनुष्य के रूप में मृग जानवर की तरह घूमते हैं। जैसे कि कुछ अनपढ़ या आतंकवादी कुछ अलग तरीके के लोगों के बारे में कुछ आ जाए तो इस तरीके से आपको कर देना है, लिख देना। ठीक है, जैसे आगे और देखते हैं। अय निज परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितनाम तु वसुंधम कुटुंबम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अर्थात ये मेरा हो और ये तेरा है, ऐसी सोच छोटे विचारों वाले लोगों की होती है, इसलिए विपरीत उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए पूरी धरती एक परिवार की तरह। तो ये जो आप जो 2 लाइन है ना, आपको इतनी बड़ी लाइन याद नहीं, ये अगर 2-2 लाइन का आप याद कर लोगे ना, ये भी आपका ऐसा जो 10-10 15 लाइन के लेके जाते हो वो उससे ज़्यादा ये आप लिखोगे ना, उससे उसकी छवि से आपकी छवि ज़्यादा बेटर बनेगी। क्योंकि ये जो टॉपिक है वसुधम कुटुंब, जो 2 लाइन है, वर्ड्स हैं, ये जो बात है वो उनको समझ में आ जाएगी, और उनको समझ में आएगी ये इतनी बात। तो आप एक प्रशासनिक ऑफिसर बनना चाह रहे हो, बनने हैं, तो आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आप हर किसी को बराबर समान उदार चरित्र रखते हो। समझ लो। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्या ददाति विनय विनाद यति पात्र पात्रताम पात्रत्वावत धन मा पनोति धनात् धर्म तय तत् सुखम। अर्थात विद्या हमें विनयता प्रदान करती है, विनयता से योग्यता आती है, वह योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, और इस धन से हम धर्म के कार्य करते हैं तथा सुखी रहते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। आगे देखते हैं। सुनो स्वर्ग क्या है, सुनो स्वर्ग क्या है, सदाचार है, मनुष्यता की मुक्ति का द्वार है। अर्थात उस खजूर के पेड़ की तरह ना बने जो भले ही बड़ा हो लेकिन राहगीरों को छाया प्रदान नहीं कर सकता, और भले ही जिस पे फल लग जाए लेकिन कोई उसे पा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ऊंचा होता है ना। तो ये भी अच्छा है। और भी और आगे और देखते हैं। मनुष्य की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति आत्ममुग्धता, ये जो हमने ऊपर बताया इसका ही अर्थ है नीचे। ठीक है, निरर्थक बेचैनी और उद्देश्य विहीन जीवन यापन देकर किसी ने ठीक ही कहा है। ठीक है, तो ये जो 2 लाइनें थी, ये 2 लाइनें थी सुनो स्वर्ग वाली, ये इसका ही पूरा टॉपिक है। इसका कहने का अर्थ है कि आप कितना भी अच्छे हो अमीर हो, जब आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, कोई आपके जीवन का सार ही नहीं है, कोई किसी का मतलब समाज में कोई वो ही नहीं हो रहा है आपका, तो ये सब बेकार है। आपका अमीरपन, आपका बड़ा होना, ये सब कुछ खराब है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। सब अपनी अपनी कहते हैं, कोई ना किसी की सुनता है, नाहक कोई सिर धुनता है, सब ऊपर ही ऊपर हंसते हैं, भीतर दुर्वर दुख सहते हैं, ध्रुव लक्ष्य किसी को है ना मिले, सबके पथ में शीला शिला। भारतीय संस्कृति में विश्व परिवार वासुदेव कुटुंब की भावना के साथ सर्व मंगल की कामना की गई, यहाँ यह आह्वान किया गया है। चलिए यहाँ देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी प्राणी सुख शांति से पूर्ण हों, सभी रोग व्याधि से मुक्त रहें, कोई दुख का भागी न बने, और सभी कल्याण मार्गदर्शन का अनुसरण करें। ये बात कहा है वसुदेव कुटुंबकम में।
आगे और देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कामिनी में व्यक्ति और समाज के संदर्भ में ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज का एक अंग है। समाज के कल्याण के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं। अतः मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने में का विस्तार कर समाज के हम में विलीन कर दें। ऐसा होने पर ही वास्तव में सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा संकारित होगी। और आगे कहते हैं और समझते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। आगे और समझते हैं। औरों को हंसते देख मनो हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। इस संसार में अपने जीवन को सुखमय बनाने की उपरोक्त शैली प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। आगे और देखते हैं। मूल्य आधारित शिक्षा प्राणी और ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयास से शांति, संपन्नता और लाभ को दीर्घकालिक बनाया जा सकता है। नीति परायणता में कहा है, देखिए समझते हैं। जब होती है दिल में नीति परायणता तो चरित्र में आता है सौंदर्य। जब चरित्र में आता है सौंदर्य तो घर में आता है सामंजस्य। जब घर में आता है सामंजस्य तो देश में क्रम आता है। जब देश में आता है क्रम तो दुनिया में शांति आती है। मैथिली गुप्त ने भारतीय में भारतवर्ष की तत्कालीन दुर्दशा पर दुखद प्रकट करते हुए लिखा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। एक दीप ऐसा भी जलाओ अंधकार भागे। अंत स्थल का और मानव का कल्याण जागे। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। और समझते थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अपने दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए मुझे विश्वास की मानवता को वैश्विक दायित्व का महान भाव विकसित करना होगा। हम में से हरेक को सिर्फ अपने विचार, परिवार या राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए काम करना सीखना होगा। ये दलाई लामा ने कहा, तो ये भी अच्छी बात कही उन्होंने। चलिए आगे और समझते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा प्रगति, इसके बारे में समझते हैं। वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य जब मानव का जीवन अंधविश्वास, पूर्वाग्रह, कुसंस्कार एवं रूढ़वादी ज्ञान से संचालित न होकर विवेक आधारित से संचालित होता है तो उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक कहा जाता है। और जब विवेक आधारित चिंतन उसका स्वभाव हो जाता है तो उसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहते हैं। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति का संबंध दृष्टिकोण, पद्धति एवं स्वभाव से है। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सोचने एवं कार्य करने, समस्याओं को सुलझाने तथा जीवन जीने का एक तरीका है। यह व्यवहारिक एवं विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने की मनोवृत्ति जिसमें किसी बात को उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः वैज्ञानिक मनोवृत्ति प्रश्न पूछने और छानबीन या जांच पड़ताल के बाद अपनी अवधारणाओं को बनाने की प्रवृत्ति है। यह मनुष्य की जागरूक जिज्ञासु प्रवृत्ति को इंगित करता है। ये सहयोग, समीक्षा, सुधार, नवाचार एवं प्रगति की मनोवृत्ति है। इसमें सत्य की निरंतर खोज प्रयास का निहित होता है। ये सब नेहरू के अनुसार लोगों का वैज्ञानिक मनोवृत्ति से युक्त होना प्रगति का एक सूचक है। अच्छी बात है। चलिए, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया दोस्तों, और हम लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि धार्मिक मनोवृत्ति, एक बार हम इधर देख लेते हैं। धार्मिक मनोवृत्ति और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, ये है मेन टॉपिक, इसको समझते हैं। मूलतः आस्था एवं विश्वास पर आधारित होती है धार्मिक, और वैज्ञानिक में क्या होता है, मूल व अनुभव पे होती है और परीक्षण पर आधारित होता है। अब आगे देखते हैं। धार्मिक मनोवृत्ति आत्मनिष्ठ पद्धति होती है। ये कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ पद्धति होती है। कौन सी, वैज्ञानिक वाली। आगे देखते हैं। विवाद के संदर्भ में धर्म ग्रंथों में धर्माचार्यों के कथन प्रमाणित होते हैं, इसके में समझते हैं। और विवादों की स्थिति में अनुभाविक सत्यापन के आधार पर निर्णय होता है, किसमें, वैज्ञानिक वाले में। घटनाओं एवं प्रयोजन पूर्ण व्याख्या, भावात्मक स्पर्श, और यहाँ पर घटना यथार्थ व्याख्या कोई भी भावनात्मक स्पर्श नहीं होता, भावनात्मक नहीं होता। हम लोग विशेष धर्म समर्थक और वे लोग विशेष धर्म से भिन्न की भावना समाहित है, ये इसमें कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, सर्व की भावना निहित अर्थात सबके लिए मान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आग्रह इस बात पर रहता है कि लोग हम और वे की दृष्टि से देखना बंद करें और सत्य असत्य क्या है इसे देखते जाएं। ये सब इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर और बात कह रहे हैं, परमार्थिक जगत का ज्ञान है, लौकिक जगत का ज्ञान है। तो अगर कोई आपको पूछे कि आप किस में विश्वास करते हो तो आपको किसी में नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, आपको दोनों ही पहलू को पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। ना ही आपको अंधविश्वासी बनना है और ना ही अगर आप इसको नहीं मान रहे हो तो आप फिर इसका बुराई भी ना करें, नेगेटिव भी ना रखें।